Good morning. Let us start with a new chapter that is approved therapeutic method. Okay. In olden days, the human beings used to live in jungles for their food. They used to hunt animals. We know these facts, but in those days, how they were suffering from the diseases and how the treatment was given is not known to us. We do not have any specific information about this, but we know that before thousands of years, Ayurvedic treatment was given. Because of this treatment, Ayurveda is considered as the fifth Ved, but we know that with the development of the science, other treatment of therapeutic methods have been found by the respective researchers. Now, here we shall get information regarding the approved therapeutic methods in which the specialization degrees are awarded, and they are as Ayurveda, Yogopchar, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी ट्रीटमेंट या थेरापी या एलोपैथी। देखो, पुराने ज़माने में तो हम जंगल में रहते थे, शिकार करते थे और खाते थे, राइट। फिर बीमार पड़ते थे तब दवा कौन देता था, कैसे दवाइयाँ होती थी, ये तो किसी को नहीं पता। दूसरी एक बात ये भी पता है कि आयुर्वेद जो है उसको हम टोटल 4 वेद फेमस है, तो आयुर्वेद को 5वां वेद मान लिया गया और उसमें हमको अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए कौन सी दवाइयाँ दी जाती है वो सब उसमें भी है, राइट। टोटल अभी जो बात करें हम लोग डिसीज़ से लड़ने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, तो इतनी सारी ब्रांचेस है आज की तारीख में कि आयुर्वेद है, योगोपचार है, योगा करके हो सकते हैं, होम्योपैथी है, घर की दवाइयाँ जो होती है, मसाले होते हैं, जो खुराक होती है उससे, घी है, अलग अलग चीज़ों से अपने आप को ट्रीटमेंट करते हैं। फिर नेचुरोपैथी है, नेचर से रिलेटेड थिंग्स से नेचुरोपैथी करते हैं। फिर यूनानी ट्रीटमेंट है और एलोपैथी है जो दवाइयाँ हैं, राइट। तो चलो एक एक करके देखते हैं क्या है आयुर्वेद, क्या है। 5000 साल पहले आवर saints and sages had found out Ayurvedic therapeutic method. According to Ayurveda, when there is an imbalance between the Vata, Pitta and Kapha in our body, ये तीनों चीज़ें हम सबकी बॉडी के अंदर होती है, राइट। अगर बैलेंस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ बढ़ जाएगी, राइट, तो तकलीफ़ करने लगेगी शरीर को। फिर उसको बैलेंस कैसे किया जाए उसमें आता है। When their percentage is increased or decreased, any disease develops. In Ayurveda, these three are considered as the faults. When these three faults become defective, the disease develop, and defective gas develops about 80 disease, defective acidity develops about 60 disease, and defective cough develops 40 disease. To destroy the defects of this disease, the therapeutic treatment is there in Ayurveda, and Ayurveda therapeutic methods are proved unfailingly positive, effective for old cold, old fever, psoriasis and skin disease. तो इन तीन चीज़ों में से अगर किसी एक का परसेंटेज बढ़ गया तो आपके सामने है गैस, वात, कफ और पित्त, है ना। तो इन सब से किसी की 80 डिसीज़ होती है, किसी की 60 होती है, किसी की 40 डिसीज़ है, राइट। तो इन सभी डिसीज़ों को ओवरकम करने के लिए आयुर्वेद जो है वो इफ़ेक्टिव है, राइट। पॉजिटिवली हमेशा उसका पुराने से पुराना रोग भी वो मिटा सकता है आयुर्वेद जो है वो, राइट। यहाँ पर देखो इफेक्टिव ऑन ओल्ड कोल्ड, ओल्ड फीवर, सोरियासिस एंड स्किन डिसीज। द रीज़न फॉर हैविंग द आयुर्वेदिक मेथड द सेल्फ सफिशिएंट वन, इट इज़ ए नेचुरल थेरापेटिक मेथड। ये नेचुरल है थेरापेटिक, रिमूव्स द डिजीज फ्रॉम इट्स रूट एंड डज नॉट अलाउ टू डेवलप अगेन। अभी देखो होता क्या है कि आजकल की दवाइयाँ जो होती है ना, वो हमको अगर सर दुख रहा है तो टेम्पररी सर दुख रहा है तो गोली खा ली तो एक दिन के लिए सर मिट गया, राइट, और तुरंत राहत मिल जाती है हमको। लेकिन सर किसकी वजह से दुख रहा था, ऐसा क्या हुआ था,
कि सर दुखने लगा था। तो आयुर्वेद जो है उसका वो रूट निकालता है कि भाई सर दुखने के ये 3 कारण हो सकते हैं, राइट। अगर इसकी कारण से हो रहा है तो ये दवाई खाओ, इसके कारण से हो रहा है तो ये दवा खाओ, और इसके कारण से हो रहा है तो ये दवाई खाओ, राइट। और स्लोली वो सर दर्द तुम्हें हो सकता है 2 दिन में मिटेगा या 3 दिन में मिटेगा, एक दिन में नहीं मिट जाएगा, लेकिन वो 3 दिन में ऐसा मिटेगा कि फिर ज़िंदगी भर उसकी वजह से कभी सर नहीं दुखेगा तुम्हारा। वो रूट जो होता है वो उस रूट को ही ख़त्म कर देता है, राइट। इट इज़ अ कंप्लीट इनोसेंट थेरेपेटिक मेथड विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। अगर किसी ने दवाइयाँ खाई हो, अभी देखो वैक्सीन नहीं आई है तो लोग डर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है। हो सकता है हमको ये हो गया तो, हो सकता है वो हो गया तो डाउटफुल है। लेकिन आयुर्वेद में कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती। तुम्हारा रोग का इलाज स्लो होगा, जो 1 दिन में मिटता है वो 8 दिन में मिटेगा, राइट। लेकिन ऐसा मिटेगा कि फिर कभी उसकी वजह से तुम्हारा रोग नहीं होगा, राइट। और साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल नहीं होती उसकी, इसीलिए उसको मासूम थेरेपी बोला जाता है। इट ऑब्जर्व्स द डिसीज एंड द डिसीज्ड पर्सन कम्प्लीटली। अब टाइप्स ऑफ थेरेपी कितनी है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयुर्वेदिक थेरेपी, शोधन एंड शमन। शोधन कंसिस्ट अपॉन पंचकर्म इन विच वमन, विरेचन, बस्ती, नस्या एंड रक्तमोक्षण आर इंक्लूडेड। तो आयुर्वेद में 2 ब्रांच है, पहली है शोधन, दूसरी है शमन। तो शोधन में वो क्या करते हैं? शोधन कंसिस्ट अपॉन पंचकर्म इन विच, पंचकर्म क्या है? वमन, विचरण, विरेचन, बस्ती, नास्या एंड रक्तमोक्षण आर इंक्लूडेड। इन शमन, Snehan and Swedan are main pre-actions. By means of Snehan, Swedan, the defects are diverted towards the costa. From costa, they are thrown out by means of Vaman and Vicharan. Right? तो ये उसकी थियरी है, राइट। कैसे इलाज करता है हमारा वो परहेजी, कंट्रोल। अभी देखो अगर आपको सर्दी होती है ना, तो आपको परहेज़ रखना है कि आपको पानी जो है वो फ्रीज का नहीं पीना है, मटके का ही पीना है हमेशा। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं। परहेज़ रखना है मतलब आपको सर दुखने की प्रॉब्लम है गैस की वजह से, तो आप कोई तेल वाला खाना मत खाना, है ना, तला हुआ खाना। क्योंकि जैसे आप तला हुआ कि सबकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है, कि आप तला हुआ खाओगे तो आपके पेट में गैस होगा, गैस आगे बढ़ के सर में जाएगा, सर में जाएगा तो सर दुखेगा, ये आपका होना ही है। तो परहेज़ रखना है कि भाई मेरे को तला हुआ नहीं खाना है। अगर मैं तला हुआ नहीं खाऊंगा तो मेरे को गैस होगी नहीं, और गैस नहीं होगी तो सर भी नहीं दुखेगा, राइट। In Ayurveda, along with the medicine, what should be taken according to the acceptance of the body, what should not be taken, what should be done, and what should not be done, etc. Morally sound conduct and proper food and merriment have been thought of in the best way. Most of the disease get rid of only because of observing and adopting the beneficial and avoiding injurious to the health food habits. अभी जैसे मान लो कि मेरे को कुछ एक शरीर में इम्बैलेंस की वजह से गैस हो जाता है, तला हुआ खाऊंगा तो गैस होगा, सर दुखेगा, राइट। अब जब ऐसा हो तब मेरे को करेला खा लेना है, राइट। तो करेला खा लूँगा तो गैस अपने आप नहीं बनेगा, और गैस नहीं बनेगा तो सर में नहीं जाएगा तो सर नहीं दुखेगा। तो व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, राइट। परहेज़ रखना है कि भाई खाना ही नहीं है तेल वाला मेरे को, तो तेल वाला नहीं खाऊंगा और करेला खा लूँगा तो मेरे को फ़ायदा ही फ़ायदा है, राइट। तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। फिर आता है योगोपचार, कि योगा करके क्या होता है। द स्टेप्स ऑफ योगोपचार आर एज फॉलोज: ब्रह्मचार्य, सेलिबेसी, आसन मुद्रा, प्राणायाम, उपवास यानी कि फास्टिंग, सद्विचार, मॉरली गुड थॉट्स, हमेशा अच्छे विचार करने चाहिए, सदाचार, हमेशा हमारा व्यवहार जो है ना, वो भी आचरण जो है वो भी गुड होना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य इज द बेस ऑफ योगोपचार।
enjoying sexuality in the disease condition brings physical and mental weakness. मान लो अगर आपको बुखार आ रहा है तो आपकी बॉडी में एनर्जी तो है ही नहीं, और मैं आपको बोलूँ चलो अभी जाओ आप एक दौड़ लगा के आओ, 200 मीटर की फास्ट रनिंग करके आओ, तो क्या होगा? सर ऑलरेडी मेरी बॉडी में ताकत नहीं है और आप मेरे को मेहनत वाला काम करा रहे हो तो मैं कैसे कर पाऊँगा, है ना? बस सेम थिंग है कि इज़ द बेस ऑफ योगोपचार। ब्रह्मचार्य में क्या बोलते हैं कि इंजॉइंग सेक्सुअलिटी इन द डिसीज़ कंडीशन, आप बीमार हो और तब आप सेक्सुअलिटी इंजॉय करना चाहते हो या इंजॉय कर रहे हो, तो क्या होता है उसकी वजह से शारीरिक कमज़ोरी भी आती है और मानसिक थकान भी लगती है आपको। हेंस एन इंडिविजुअल हु observes the celibacy taking the shelter of yogopchar only can get rid of the disease। तो जब मैं कोई बीमारी से गुज़र रहा हूँ तब मेरे को कोई भी सेक्सुअल एक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रह्मचार्य प्रॉपर फूड एंड मेरीमेंट, कंपनी एंड रीडिंग एंड ऑल्सो बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ आर वेरी नेसेसरी। तो ब्रह्मचार्य पालने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो कुछ एक प्रकार का खाना खाना चाहिए, कुछ एक प्रकार का खाना नहीं खाना चाहिए। आपको पता है एक कहावत है कि जैसा आहार वैसा ओटकार। अभी देखो आप कोई प्याज या लहसुन खा के आओगे, है ना, और आपको डकार आएगी तो आजू बाजू में जो लोग खड़े होंगे ना उनको भी बदबू आएगी अब हमारे मुंह से, है ना। खाने में टेस्टी लगते हैं ये चीज़ें, प्याज और लहसुन खाने को टेस्टी बना देते हैं, लेकिन एक बार जब हम खाना खा लेते हैं वो फिर हमारे मुंह से एक किस्म की बैड स्मेल आने लगती है, राइट। तो बाजू वाले को पता चल जाएगा कि इसने लहसुन खाया है या डूंगरी खाई हुई है ना। तो जैसा आहार वैसा ओटकार, तो जो हम खाएंगे उसी प्रकार से हमारी ओटकार आएगी। उसी तरह जैसा हम बिहेव करेंगे, जैसा हम विचार करेंगे, राइट, वैसा ही हमारी बॉडी के ऊपर जो हम खाना खाते हैं उसका हमारी बॉडी के ऊपर असर करता है ना। तो कुछ खाना ऐसा होता है, राइट, जिससे हमको सेक्सुअलिटी के विचार आने लगते हैं। कुछ खुराक ऐसी होती है खाने की जिससे हमारा मन हमेशा शांत रहता है, राइट। कुछ खाने का ऐसा होता है जो हम खाते हैं तो हमको गुस्सा आने लगता है। तो खुराक का हमारे व्यवहार पे और बॉडी के ऊपर भी बहुत असर करता है। फिर हमारी कंपनी कैसी है, हमारे आजू बाजू के लोग कैसे हैं, राइट, वो भी डिपेंड करता है। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो भी हमारे ऊपर असर करता है, राइट। आप अगर रोमांटिक पिक्चर के गाने देखोगे तो आपको इस तरह की फीलिंग्स आएगी। आप लड़ाई वाली पिक्चर देखोगे तो आपके अंदर उस तरह की फीलिंग्स आएंगे। तो जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसका भी हमारे ऊपर असर करता है। देन कम्स आसना एंड मुद्रा। आसन और मुद्रा आर वेरी यूजफुल फॉर द डिसीज योगी एंड निरोगी healthy persons। By means of asana, the diseased organs can be made healthy and also the mind can keep in control। तो होगा क्या, आसन करने से हमारी किसी भी बॉडी का ऑर्गन जो है वो डिसीज़ है उसको वो हेल्दी करने में काम आएगा। अभी देखो पेट की कोई बीमारी है या, राइट, तो हम लोग कपालभाति प्राणायाम करेंगे आसन में बैठ के, वज्रासन में बैठ के या पद्मासन में बैठ के, तो पेट के जो ऑर्गन्स होंगे जुड़े हुए वो सब ठीक होते जाएंगे, राइट। While doing asanas and mudra, the different centers in our mind becomes actively functioning and hence the natural health is obtained। और इसका सीधा असर हमारे ब्रेन के ऊपर, माइंड के ऊपर जाता है और उसका फंक्शनिंग भी अच्छा हो जाता है, तो ओवरऑल हेल्थ हमारी अच्छी होने लगती है। इंटरनली सीक्रेटिंग ग्लैंड्स बिकम एक्टिव, जो बॉडी के अंदर ग्लैंड्स है जो सीक्रेट करते हैं हॉर्मोन्स, वो भी एक्टिव हो जाएंगे। And because of which the liveliness is created in the body and the mind becomes cheerful।
और बॉडी में एनर्जी स्फूर्ति आ जाएगी और माइंड भी थोड़ा प्रफुल्लित हो जाएगा, है ना, खुश हो जाएगा। प्राणायाम, द बेस ऑफ योग इज़ प्राणायाम। सबसे बेस है योग का वो है प्राणायाम। सांस अंदर बाहर जो जाती है उसके ऊपर कंट्रोल और ध्यान। द लंग्स प्रोवाइड मोर ऑक्सीजन एंड द ब्लड बिकम्स प्योर स्पीडीली। बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा बॉडी को उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो आपको पता है कि हम चलते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी कौन देता है? ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन से हम एनर्जी नहीं ले पाते पूरी तरह, इसीलिए हमको फिर बाहर से खुराक खाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम अच्छे से बॉडी मेडिटेशन ने करते हो तो बॉडी को जो भी एनर्जी चाहिए वो हवा में से ही मिल जाती है, खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। बिकॉज ऑफ द प्योरीफिकेशन ऑफ द ब्लड, साथ साथ में हमारा ब्लड जो है वो प्योर होता जाता है। क्यों? क्योंकि हम बाहर का कुछ तो खा ही नहीं रहे हैं। देखो, जैसा हम खाएंगे वो हमारे ब्लड में जाके मिलेगा। अगर हमने गंदा कुछ खाया है, से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रेकड़ी वाले से बासी पानी पूड़ी या इडली सांभर खा लिया तो पेट को तो ख़राब करेगा ही करेगा, ब्लड को भी ख़राब कर देगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रेश फ्रूट का जूस पिया या फ्रूट खाए खुद, तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, राइट। लेकिन हम खाएंगे ही नहीं तो ब्लड तो हमारा प्योर का प्योर ही रहेगा। नंबर ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स इंक्रीजेज एंड विच डिस्ट्रॉयज द जर्म्स इन द बॉडी। और इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगे, राइट, और हमारी बॉडी ऑटोमेटिक हेल्दी हो जाएगी। फास्टिंग, willful fasting purifies the body instead of overeating and inviting the disease। खाली पेट से आप इतना बीमार नहीं पड़ते जितना ओवरलोड करके बीमार पड़ते हो पेट को। हमारी आदत क्या है कि भाई ज़बान को अच्छा लग रहा है, टेस्ट में अच्छा लग रहा है तो खाए जा रहे हैं, पानी पूड़ी खाए जा रहे हो 20 रुपये 40 रुपये 50 रुपये, है ना। लेकिन रोटी सब्ज़ी की बात आए तो सिर्फ 2 रोटी खा के छोड़ देते हैं, राइट। तो अगर हम खाने में नियंत्रण रखें अपनी ज़बान के, जीभ के जायके के ऊपर, है ना, कि भाई जो हेल्दी खाना है भले उसका टेस्ट कैसा हो लेकिन हेल्दी खाना खाएंगे और लिमिट में ही खाएंगे, ताकि अभी देखो 8 दिन का आपको लेसन चलाया मैंने, 8 दिन तक आपने कुछ नहीं लिखा, राइट। और फिर मैं बोलूँगा अभी चलो बुक करेक्शन के लिए दो, तब आप अगले दिन झाग के सारे 8 दिन का लेसन करोगे तो आपके ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ेगा, है ना। पूरा दिन बैठ जाओगे लिखने के लिए तब भी मान पूरा होगा तुम्हारा, राइट। और मिस्टेक्स होगी वो अलग। अगर आप रोज़ का रोज़ वर्क करते जाते हो तो क्या होता है, आपके ऊपर कोई लोड नहीं आता है। बस उसी तरह पेट में हमारे जगह कितनी भी हो, हम लोग जो चीज़ टेस्टी लगती है वो खाए जाते हैं, लेकिन डाइजेस्ट करने का काम तो पेट का है, ज़बान का थोड़ी ना है। ज़बान को तो अच्छा लग रहा है तो आप खाए जा रहे हो, पेट में ठूसे जा रहे हो, राइट। लेकिन फिर उसको डाइजेस्ट करने का काम तो पेट करेगा, तो उसके ऊपर लोड नहीं आएगा जब ओवरलोड कर दोगे पेट को, तो है ना, तो जिसकी वजह से फिर हम बीमार पड़ते हैं। तो जानबूझ के हम लोग पेट को ऐसा कहा जाता है कि जितनी भूख होती है ना, उसका आधा खाना खाना चाहिए, राइट। और डबल पानी पीना चाहिए, है ना। जितना खाना खाया उसका डबल पानी पीना चाहिए, राइट। आधा पेट खाना खाना चाहिए, डबल पानी पीना चाहिए, और तिगुना हमको ऐसा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, या सोने का है या चलने का है, एक्सरसाइज करने का है, राइट। और उसमें एक और भी है, रुको बताता हूँ। In the aim of fasting, control over mind, training of senses, fasting, overeating, required balanced diet, etc. are included, in which purification of mind and body are the main। तो फास्टिंग करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ज़्यादा पेट खाना खा लेने से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां पड़ सकती हैं। सद्विचार, बैड थॉट इज़ द सीड ऑफ डिसीज़ एंड गुड थॉट इज़ द सीड ऑफ हेल्थ।
तो आप हमेशा बोलते हैं ना थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो क्या होता है कि उसका असर होता है हमारे, जैसा खाना खाते हैं उसका भी असर पड़ता है, जैसी कंपनी होती है, हमारे जैसे फ्रेंड्स होते हैं वैसे ही हमारे ऊपर असर करता है। उसी तरह कि जैसे विचार होते हैं हमारे, है ना, उसी का भी हमारे हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। तो हमेशा सद्विचार करते रहना चाहिए। फिर सदाचार, कंडक्ट हमारा, सदाचार मीन सत्य प्लस आचार। सत्य मतलब परटेन्स टू द ट्रूथ, अच्छा, वेरेस आचार परटेन्स टू बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। हेंस सदाचार मेक्स एन इंडिविजुअल फेसिंग टूवर्ड्स द ट्रूथ। Good thought is not created without good company and sadachar is not created without good thoughts. The quality of good behavior is सत्व गुण। तो good behavior जो होगा हमारा वो सत्व गुण से समर्पित होता है, राइट। उसके बाद आता है होम्योपैथी। This method is based on the principle of curing the naturally the disease. The basic principle of this method is like cures like क्या बताए, द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज लाइक क्योर्स लाइक। हमने कैसे मैग्नेट में होता है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, इसमें उल्टा होता है लाइक क्योर्स लाइक। जैसे कहावत है ना, लोहा लोहे को काटता है। दिस मीन्स दैट डिसीज शुड बी गिवन द मेडिसिन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज. This method is prevalent based on the complaints of the patient. In this method, the proportion of the medicine remains very meager. The plus point of this medicine is that there is no side effect. तो होम्योपैथी में भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, लाइक क्योर्स लाइक मीन्स द मेडिसिन हैविंग द सेम सिम्टम्स एज दोज ऑफ द डिसीज क्योर्स द पेशेंट। अगर मेरे को बुखार है मतलब शरीर में तापमान बढ़ गया है, तो मेरे को ऐसी कोई चीज़ खानी चाहिए जो गर्म हो ऑलरेडी, जिसको खाने से शरीर में गर्मी बढ़ जाए, तो गर्मी को ख़त्म कर देगी। एट ए टाइम ओनली वन टाइम ऑफ मेडिसिन इज़ टू बी गिवन। लेकिन एक टाइम पे एक ही तरह की दवाई देनी चाहिए। अगर दो अलग अलग दवाइयाँ दी तो विपरीत असर भी हो सकता है। द क्वांटिटी डोज ऑफ द मेडिसिन शुड बी मिनिमम। बहुत ही कम मात्रा में दवाई, दैट इज मेडिसिन इज टू बी गिवन इन वेरी लिटिल डोज। इसीलिए देखना होम्योपैथी की दवाइयाँ जो होती है ना, वो एकदम छोटी छोटी गोल गोल दवाइयाँ होती हैं, एकदम बॉल शेप में। द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन शुड बी टेस्टेड ऑन द हेल्दी पर्सन एंड द मेडिसिन प्रिपेयर्ड फॉर ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी टेस्टेड ऑन द एनिमल्स, because the constitutions of the bodies of the human beings and those of the animals are different. इसका प्रिंसिपल होम्योपैथी का ये कहता है कि एक तो दवा का मात्रा डोज जो है वो कम देना चाहिए, और पहले उसको हेल्थी पर्सन के ऊपर टेस्ट करना चाहिए, फिर ही बीमारी को देना चाहिए। दूसरा, इंसान के ऊपर टेस्ट की हुई दवाई इंसान को दी जाए, जानवर के ऊपर टेस्ट की गई दवा इंसानों को नहीं देनी चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि हम दो बॉडी का स्ट्रक्चर दोनों का अलग है। आजकल देखो कोई भी दवाई आती है, पहले तो क्या करते हैं, चूहे पे या खरगोश के ऊपर ट्राई करते हैं या बंदर के ऊपर ट्राई करते हैं, राइट, फिर इंसानों के लिए तैयार करते हैं, है ना। तो होम्योपैथी का ये प्रिंसिपल नहीं है, राइट। अब नेचुरोपैथी की बात करते हैं। द ट्रीटमेंट बीइंग डन, ओके, इसके आगे का जो है नेचुरोपैथी वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।